शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर, कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसके बैकड्रॉप में किस प्रकार के इवेंट्स हुए और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किस प्रकार से रशियन रेवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने रशिया में वो कौन सी कंडीशन से जनरेट की जिसके कारण ये इतनी बड़ी रेवोल्यूशन हुई। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया था, जिसमें जो यूरोप है, पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, वो दो डिफरेंट पार्ट्स में, दो डिफरेंट अलायंस में डिवाइड होता है और उनके बीच में ये विश्व युद्ध लड़ा गया था। तो पहला जो अलायंस था वो था जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। जो टर्की आज उस समय का ओटोमन एम्पायर जिसको बोला जाता था, ये थे आपके सेंट्रल पावर्स। और दूसरी साइड में थे फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। तो हमने जैसा कि उस समय रशियन एम्पायर का मैप भी देखा था, तो उस मैप ने आपने देखा था कि रशिया की जो बाउंड्री थी वो जर्मनी के साथ लगी हुई थी, ऑस्ट्रिया के साथ लगी हुई थी, और साथ ही टर्की और रशिया के बीच में आपको वहां पे ब्लैक सी था बीच में, बाकी टर्की के साथ भी वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड था। तो इस प्रकार से रशिया के लिए, रशियन एम्पायर को बचाने के लिए रशिया के लिए जरूरी हो गया था कि वो इस विश्व युद्ध में हिस्सा ले। इन रशिया द वॉर वाज इनिशियली पॉपुलर। तो शुरुआत में हम देखते हैं कि जब 1914 में वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई तो शुरुआत में युद्ध था वो बहुत ही लोकप्रिय था रशिया में। लोग अपनी आर्मी को बहुत सपोर्ट कर रहे थे और लोगों को लग रहा था कि रशिया की आर्मी उस समय वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्मी मानी जाती थी। तो उनको लगता था कि हमारी युद्ध में आराम से जीत हो जाएगी, इसलिए लोग इस युद्ध का लोगों ने बहुत जोश खरोश के साथ वेलकम किया। और जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा तो उसके बाद हम देखते हैं कि लोग उस समय जार को बहुत पसंद कर रहे थे और जार ने 1915 में जाकर खुद युद्ध को लीड करना शुरू किया। तो इसलिए जार की जो पॉपुलैरिटी थी वो लोगों के बीच में बढ़ती जा रही थी। और इसी पॉपुलैरिटी के बीच जार ने जो उस समय जो एक कंसल्ट बॉडी थी ड्यूमा के अंदर, उसका भी कोई किसी प्रकार की उससे कोई भी कंसल्ट करने से मना कर दिया, यानी उसकी किसी भी सलाह को मानने से मना कर दिया। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ने लगा और ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर जर्मनी के साथ रशिया को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, यानी कि रशिया की आर्मी जब वहां पे हारने लगी तो लोगों ने इस युद्ध का विरोध करना शुरू कर दिया। अब लोग इस युद्ध के फेवर में नहीं रहे और पूरे रशिया में इसके कारण एंटी जर्मन फीलिंग्स है वो क्रिएट होने लग गई। तो इसी का एग्जांपल हम देख सकते हैं कि एंटी जर्मन जो सेंटीमेंट्स, उसी कारण जो सेंट पीटर्सबर्ग जो शहर था, जो कि एक जर्मन नेम था, तो उस शहर का नाम चेंज करके पेट्रोगार्ड कर दिया गया। उसी तरीके से जो जार की रानी थी, जो क्वीन थी रशिया की, जरीना, जो कि अलेक्जेंड्रिया जर्मन ओरिजिन की थी, तो लोगों ने उसका भी विरोध करना शुरू कर दिया। साथ ही उसके जो पुअर एडवाइजर जिनमें से एक मॉन्क था रासपुटिन, उसको उससे भी लोग बहुत ज्यादा नाराज थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं धीरे धीरे जो पूरा ऑटोक्रेटिक सिस्टम था, जो पूरा राजा रानी और उसके जो सलाहकार थे, उन सब से लोग अब बहुत ज्यादा नाराज हो चुके थे। तो शुरुआत में जब वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई तो लोग जार की लोकप्रियता थी वो अपने चरम के ऊपर थी, लेकिन जैसे युद्ध आगे बढ़ता जाता है लोग जार, उसकी रानी, उसके सलाहकार सभी को नापसंद करना शुरू कर देते हैं। क्वीन एंड ये रासपुतिन जो कि उसके सलाहकार थे क्वीन के, जार साहब तो खुद युद्ध में लीड कर रहे थे और यहाँ रानी और रानी के सलाहकार मिलकर पूरे रशिया को, प्रशासन को चला रहे थे। अब रानी साहिबा थी वो खुद जर्मन मूल की थी, तो लोग जर्मन से तो वैसे ही नफरत कर रहे थे युद्ध में हार होने के बाद। और दूसरा, इस बाबू साहब की भी जो सलाहें थी जिसके बेस पे रानी साहिबा काम कर रही थी, तो इनसे भी लोगों की नफरत है वो लगातार बढ़ती जा रही थी। रशियन आर्मीज लॉस्ट बैडली इन जर्मन एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड 16। 1914 से 16 के बीच हम देखते हैं कि जो रशिया की आर्मी है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्मी, सबसे पावरफुल आर्मी कंसिडर की जाती थी, लेकिन जर्मनी और ऑस्ट्रिया में उसकी बुरी तरीके से हार होती है। 7 मिलियन से ज्यादा लोग हैं, कैजुअलिटीज होते हैं, इतने ज्यादा सैनिक हैं वो घायल होते हैं। और जब हार होने के बाद, जब हार होती है तो सेना पहले आपकी आगे, जब जीतती है तो सेना आगे की तरफ बढ़ती है, लेकिन हारने के बाद सेना क्या करेगी, पीछे की तरफ हटती चली जाएगी। अब रशियन आर्मी ने क्या किया कि देखिए, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मान लीजिए ये आपका रशियन एम्पायर है और यहाँ पे ये आपका जर्मनी का एरिया है। तो यहाँ पे यदि जर्मनी की हार होती तो रशियन आर्मी क्या करती, घुसते घुसते जर्मनी के अंदर चली जाती। लेकिन यहाँ पे जब हार होने लगी तो आर्मी ने क्या किया, अब वापस पीछे की तरफ आना शुरू किया। अब उस समय के युद्ध या किसी भी युद्ध में आप देखते हो तो रिसोर्सेज की बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। तो ये रशियन आर्मी जब पीछे की तरफ आ रही थी तो रास्ते में जो भी खेत वगैरह जो भी थे उन सबको इन्होंने आग लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके पीछे पीछे जर्मनी की आर्मी आ रही थी। तो ये चाहते थे कि जर्मनी के जो सोल्जर्स है उनको ना खाना मिले, ना उनको किसी प्रकार की कोई भी रिसोर्सेज नहीं मिले, तो उन्होंने क्रॉप्स बिल्डिंग जो भी थी उन सभी को समाप्त करना शुरू कर दिया।
अब देखिए, हमने पहले ही बात की कि 85% पॉपुलेशन है वो पीजेंट्री क्लास है। जब पीजेंट्री क्लास की जब इस प्रकार से खेतों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, और उन्हीं के बच्चे थे जो कि इस आर्मी में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो इन सबसे जो पीजेंट्री क्लास में गुस्सा बढ़ना जायज था। एज दे रिट्रेटेड, यानी जैसे ही वो वापस लौटे हारते हुए, द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लाइव ऑफ द लैंड। तो जैसे जैसे रशियन आर्मी हार के पीछे हटती गई, उन्होंने वहां जितने भी रशिया में क्रॉप्स और बिल्डिंग्स थी उन सबको उन्होंने समाप्त करना शुरू किया, ताकि जो दुश्मन की सेना है वो उसके ऊपर अपना अधिकार करके अपनी आजीविका ना चला सके। तो ये युद्ध की एक प्लानिंग होती है जिसमें कि दुश्मन की सेना के लिए रिसोर्सेज ना छोड़े जाएं। द destruction of crops and buildings led to over 3 million refugees in Russia। अब जब इस प्रकार से फसलों को नष्ट कर दिया गया, बिल्डिंग्स को तोड़फोड़ कर दी गई, तो इसके कारण रशिया में अराउंड 3 मिलियन लोग हैं वो रिफ्यूजी के रूप में आ गए। यानी 3 मिलियन लोग ऐसे हो गए जिनके पास ना घर बार थे, ना उनके खेतों में कुछ प्रोडक्शन बचा था, वो एकदम से सड़कों के ऊपर आ गए। द सिचुएशन क्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द जार। और इस सारी सिचुएशन के लिए लोगों ने अब जार को दोषी मानना शुरू कर दिया। तो कहा 1914 में जार इतना पॉपुलर था, 1916 तक आते आते इस सारी सिचुएशन के लिए लोगों ने जार को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराना शुरू कर दिया। सोल्जर डिड नॉट विश टू फाइट सच ए वार। और सैनिक थे वो भी अब ऐसा कोई युद्ध लड़ना नहीं चाहते थे। सैनिक भी अब हार के हताश हो चुके थे। इतनी सारी कैजुअलिटीज आर्मी में हो चुकी थी कि अब जार की सेना आगे कोई भी युद्ध लड़ने से उन्होंने एक तरह से इनकार कर दिया। द फरवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। अब जो रशियन रेवोल्यूशन उसके बारे में हमने पहले पढ़ा कि रशियन रेवोल्यूशन की शुरुआत फरवरी 1917 से लेकर जो अक्टूबर 1917 के बीच की जो इवेंट्स हैं उनको रशियन रेवोल्यूशन के रूप में जाना जाता है। तो क्रांति की शुरुआत है वो फेब 1917 में होती है। पेट्रोग्राड, जिसका पहले नाम सेंट पीटर्सबर्ग था, जो कि उस समय रशिया की कैपिटल थी, मॉडर्न टाइम में मॉस्को है, उस समय सेंट पीटर्सबर्ग या पेट्रोग्राड थी। तो यहाँ पे क्रांति की शुरुआत होती है फरवरी की रेवोल्यूशन की, जो फरवरी में जो क्रांति होती है 1917 में। अब रशिया में यदि आप देखोगे तो रशिया की जो लोकेशन है वो एकदम से पोलर रीजन्स के पास आपको दिखाई देगी। मतलब एशिया और यूरोप में वो एकदम हायर कॉन्टिनेंट्स पे है। तो जहाँ पे जब विंटर होती है तो विंटर में क्लाइमेट वो बहुत ही हार्श क्लाइमेट होता है। तो इन द विंटर ऑफ 1917 कंडीशंस इन द कैपिटल पेट्रोग्राड वर ग्रिम। इन फरवरी 1917 फूड शॉर्टेज, खाने की बहुत ज्यादा कमी थी लोगों के पास। डीपली वर्कर क्वार्टर्स, यानी जहां पे जो काम करने वाले लोग थे उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। अब खाने की शॉर्टेज होंगी तो बाजार में कुछ चीजें अवेलेबल हैं तो उनकी कीमतें क्या कर जाएंगी, एकदम से हाइक कर जाएंगी, जिससे कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, यानी महंगाई बढ़ जाएगी। युद्ध चल रहा है तो प्रोडक्शन एकदम से बंद हो गया था। ठीक है, लोगों के पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं था। तो इन सारी कंडीशंस वहां पे वर्कर फेस कर रहे थे। और इस साल जो विंटर्स थी वो बहुत ही कोल्ड थी, एंड दैट हैज बीन एक्सेप्शनल फ्रोस्ट एंड हैवी स्नो। और इस साल की विंटर में ऐसा फ्रोस्ट और इतना ज्यादा बर्फबारी लोगों ने कभी नहीं देखी थी जितनी की इस साल की विंटर्स में थी। तो जब विंटर प्रोलॉन्ग होंगी तो खेती के लिए टाइम भी कम बचेगा, तो आपकी अगली साल की जो खेती से प्रोडक्शन होना चाहिए वो भी कम होगा। तो इस प्रकार से कई सारी कंडीशंस के कारण वहां पे ऐसी कंडीशंस अवेलेबल क्रिएट हो रही थी जहां पर लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वस्तुओं की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी। अब ये पार्लियामेंट्री से जो ड्यूमा के लोग थे, जो एक इस प्रकार के एक सिस्टम 1905 के रेवोल्यूशन के लिए द्वारा बनाया गया था, वो ये चाहते थे कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको प्रिजर्व किया जाए। वर अपोज टू जार डिसाइड टू डिजोल्व द ड्यूमा। लेकिन जार चाहता है कि ये ड्यूमा का जो सिस्टम बना दिया है, जो उसे सवाल जो आप कर रहा है, इसको डिजोल्व कर दिया जाए, इसको समाप्त कर दिया जाए। अब 22 फरवरी 1917 को एक इंसिडेंट होता है। 22 फरवरी 1917 को वहां एक फैक्ट्री होती है जिसको शट डाउन कर दिया जाता है, क्योंकि फैक्ट्री में अब कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। तो फैक्ट्री के मालिक फैक्ट्री को बंद कर देते हैं। तो उसके अगले दिन वहां पे जो वर्कर्स होते हैं वो भी उसकी सपोर्ट में एक स्ट्राइक करते हैं, इस फैक्ट्री के वर्कर्स की सपोर्ट में। और ज्यादातर फैक्ट्रीज में ये स्ट्राइक है वो महिलाओं के द्वारा लीड की जाती है। तो इसीलिए इस स्ट्राइक में जो वीमेन्स का जो एक इंपॉर्टेंट रोल था, तो इसीलिए 22 जो फरवरी की जो डेट है इसको याद रखा जाता है। आज भी वर्ल्ड हिस्ट्री में इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल वीमेन्स डे के रूप में इस घटना को सेलिब्रेट किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। ओके, डेट याद रखिएगा कि 22 फरवरी को लॉकडाउन हुआ, उसके नेक्स्ट डे वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक करते हैं। इस स्ट्राइक को ज्यादा से ज्यादा जो महिलाएं होती हैं वो उसको लीड करती हैं, इसलिए इसको इंटरनेशनल वीमेन्स डे के रूप में हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। आगे जो इंसिडेंट होते हैं वो ये कि ऑन संडे 25 फरवरी को गवर्नमेंट है वो ड्यूमा को सस्पेंड कर देती है। जार की जो टसन है वो अभी भी खत्म नहीं हो रही है, जार अभी भी अपने पूरे एटीट्यूड में है। कहा तो उसे ये करना चाहिए था कि वो ड्यूमा के लोगों के साथ बैठकर मिलजुल कर बात करता, उनकी कुछ बातें सुनता, तो लोगों के गुस्से को शांत किया जा सकता था। लेकिन वो अपनी टसन में ड्यूमा को सस्पेंड कर देता है।
तो अब ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया, तो जो पॉलिटिशियंस थे जो ड्यूमा के अंदर थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो भी इस वर्कर्स की हड़ताल में शामिल हो जाते हैं। और अब जो डिमोन्स्ट्रेशन है वो फैक्ट्री से निकलकर गलियों तक आ जाता है, स्ट्रीट्स तक आ जाता है, और लोगों की एक ही डिमांड है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने देखी थी कि लोग स्लोगन लगा रहे थे कि हमें ब्रेड चाहिए, खाने के लिए ब्रेड की डिमांड कर रहे थे, वेजेस मजदूरी चाहिए, बेटर वर्किंग आवर्स कि काम करने के घंटे हैं वो बेहतर होने चाहिए, और हमें अब डेमोक्रेसी चाहिए, राजा से हम परेशान हो चुके हैं। नाउ वी नाउ वी नीड द डेमोक्रेसी। द गवर्नमेंट, अब सरकार है वो ट्राई करती है सिचुएशन को कंट्रोल करने की, और इसके लिए जो दोबारा से जो कैलरी होती है, जो घुड़सवार सेना होती है, उसको शहर में बुलाया जाता है। लेकिन देखिए घुड़सवार सेना में भी सोल्जर्स थे, वो सोल्जर्स भी कहाँ से आ रहे थे? उन सोल्जर्स का बैकग्राउंड भी तो किसी न किसी किसान परिवार से था, या किसी न किसी वो मजदूर क्लास से थे। तो इन सोल्जर्स ने जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे थे इनके ऊपर फायर करने से पूरी तरीके से जार को मना कर दिया कि भाई ये तो हमारे भाई बंधु हैं, वो जो डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड तो हमारी भी है, तो हम हमारे इन भाई बंधुओं के ऊपर गोली नहीं चलाने वाले। तो इस प्रकार जो सोल्जर्स, जो पुराने टाइम में जो सोल्जर्स की हेल्प से या पुलिस की हेल्प से इस प्रकार के डिमोन्स्ट्रेशन को दबा दिया जाता था, जैसा कि 1905 के रिवोल्यूशन में हमने देखा था, अब वो ऑप्शन भी जार के लिए खत्म हो गया था, सोल्जर्स ने फायर करने से मना कर दिया। तो जो राजशाही है वो राजशाही तभी तक काम करती है जब तक उसकी आर्मी उसके कंट्रोल में रहती है, आर्मी उसके डिसिप्लिन में रहती है, उसके सारे ऑर्डर्स को फॉलो करती है। जब आर्मी ने ही ऑर्डर मानने से मना कर दिया तो अब जार के पास क्या ऑप्शन था? तो अब जार के पास एक ही ऑप्शन था कि वो अपनी राजधानी को छोड़ के भाग जाए, अपना जो विंटर पैलेस जो उसने बना रखा था, खूबसूरत महल बना रखा था, उसको छोड़ के भाग जाए। तो बाय दैट इवनिंग सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गैदर्ड टू फॉर्म ए गवर्नमेंट और काउंसिल इन द सेम बिल्डिंग एज द ड्यूमा मेट। तो वो बिल्डिंग जहां पर ड्यूमा जो रिप्रेजेंटेटिव लोग थे वो मिलजुल कर अपना काम करते थे, उसी बिल्डिंग में 25 फरवरी को जो आर्मी बुलाई गई थी, उस आर्मी के सोल्जर्स और जो स्ट्राइक करने वाले वर्कर्स थे वो सारे मिलते हैं, और मिल बैठे दो चार की तरह दो पैग लगाते हैं। रसिया में जो वोदका ली जाती है वोदका पीते हैं, और बाद में वहां पर वो एक एक फॉर्म बनाते हैं, एक अपना एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम है सोवियत या काउंसिल। ये पहला संगठन बनाया जाता है, ठीक है, जिसके बेस पे आगे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। सोवियत लीडर्स एंड द ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब जो सोवियत के जो नेता थे और जो ड्यूमा के जो नेता थे, जिनको कि ड्यूमा को डिजोल्व होने के बाद बाहर निकाल के फेंक दिया गया था, वो वहां पे एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाते हैं देश को चलाने के लिए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है कुछ समय के लिए एक अस्थायी सरकार। रशिया फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, और वो डिसाइड करते हैं कि रशिया का जो फ्यूचर है वो एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा डिसाइड होगा, यानी कि एक संविधान सभा बनाई जाएगी जो कि रशिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो असेंबली चूज की जाएगी उस असेंबली का इलेक्शन है वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे होगा, यानी कि सभी को राइट टू वोट दिया जाएगा, और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का रिलेक्शन करेंगे, और ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा रशिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा और उसके बेस पे देश को चलाया जाएगा। तो इस प्रकार से ये था। पेट्रोग्राड हैज लेड टू द फरवरी रेवोल्यूशन दैट बोट डाउन द मोनार्की इन फरवरी 1917। तो पेट्रोग्राड में जो ये क्रांति की शुरुआत हुई, जिसको कि फरवरी रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, इसने रशिया में मोनार्की को हटा के फेंक डाला, यानी राजा को अब वहां से हटा दिया गया, राजा ने त्यागपत्र अपना दे दिया था। तो इस प्रकार से ये एक अस्थायी सरकार बनी। अब हम देखते हैं कि आगे इंसिडेंट किस प्रकार से टूक ऑन करते हैं और कैसे लेनिन हमारे सामने पिक्चर में आता है, और 1917 में जो ये सरकार बनी, सरकार को लेनिन के लीडरशिप में उखाड़ फेंक दिया जाता है और रशिया में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का स्टेब्लिशमेंट होता है। जार साहब आ गए हैं रोड ऊपर, जमीन के ऊपर बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी रहती हैं राजा महाराजाओं की, तो वहीं की एक पिक्चर है किस प्रकार से राजा की मूर्ति को तोड़ के ग्राउंड के ऊपर डाल दिया गया है। जार निकोलस सेकंड एंड बच्चा पार्टी इज एंजॉयिंग द इवेंट्स। अब दोबारा से यदि आप सिंपल सा कुछ लाइनों में देखें, डायरेक्ट एक आंसर आए कि क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द फरवरी रेवोल्यूशन, तो सिंपल सा यहाँ से आप बेसिकली इस एक स्लाइड से सारे आंसर दे सकते हो। सिंपल सा एकदम इजी है। पहला रीजन हम देख सकते हैं कि जो 1914 में जो फैक्टर्स थे वो कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल थे इस पूरे रेवोल्यूशन के लिए। पहला, जार राजा खुद ही रिस्पॉन्सिबल था, वो एक कमजोर राजा था, किसी प्रकार के सुधार नहीं करना चाहता था, अपनी पावर को कंट्रोल रखना चाहता था। वो आसपास के जब पूरे यूरोप में रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम शुरू हो चुका था, यूरोप में पार्लियामेंट्री फॉर्म शुरू हो चुका था, राजा लोग हैं वो इस प्रकार की चीजों को एक्सेप्ट कर चुके थे, लेकिन जार अभी भी अपने आप को फुल टसन के अंदर था, वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। 1905 की रेवोल्यूशन से भी यदि वो कुछ शिक्षाएं ले लेता तो उसका इतनी जल्दी पतन नहीं होता।
पॉलिटिकल सिस्टम अभी भी पूरी तरीके से ऑटोक्रेसी के बेस पे था। राजा और उसके राजा के अंडर जो लोग काम करते थे, उसके घर परिवार के लोग जो उसकी चमचागिरी करते थे, केवल उन्हीं को सारे पद दिए जाते थे। तो वो सारे के सारे करप्टेड पीपल थे, सारे आउटडेटेड विचार रखते थे, मॉडर्न थिंकिंग के बारे में कोई नहीं सोचना चाहता था। जहां पर पूरा यूरोप है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ जा रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा था, और रसिया आज भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट था। मिडिल क्लास, अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जैसे इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होता है तो किसी भी कंट्री के अंदर एक मिडिल क्लास का जनरेशन होता है, और ये मिडिल क्लास है वो हमेशा से ही, किसी भी जगह देख लो, ये मिडिल क्लास हमेशा से ही डिमांड करती है कि हमें जो सिस्टम है, हमें जो रिप्रेजेंटेशन है वो और ज्यादा चाहिए, शासन के अंदर हमें और भागीदारी चाहिए। तो इस प्रकार की जो मिडिल क्लास वहां पे जनरेट हो रही थी, दे वांटेड ए ग्रेटर रोल इन द नेशनल गवर्नमेंट। अर्बन वर्कर्स, गांव से शहर लोग वर्क शहरों में काम करने के लिए आ रहे थे, लेकिन उन वर्कर्स की कंडीशन थी वो बहुत ही खराब थी। टाइम टू टाइम वो स्ट्राइक करते रहते थे, ये लंबे वर्किंग आवर्स थे, लेकिन फिर भी उन्हें सही प्रॉपर तरीके से खाना नहीं मिल पाता था। पीजेंटी क्लास थी वो अभी भी गरीब थी, ज्यादातर जमीन के ऊपर आपके नोबल्स का कब्जा था, या चर्च के पास ज्यादातर जमीन थी। पीजेंट्स को और ज्यादा जमीन चाहिए थी, तो इसलिए वो भी डिससेटिस्फाइड थे। तो सोसाइटी के जितने भी क्लासेज हैं वो सारे के सारे क्लासेज राजा और राजा के सिस्टम से नाराज थे। अब हम देखते हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है उसका क्या ऐसे इवेंट हुए जिससे की क्रांति हो गई। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जैसे ही आर्मी की हार होने लगी तो आर्मी का जो मोरल होता है वो धीरे धीरे डाउन हो गया। आर्मी के अंदर जो सोल्जर्स थे अब वो ज्यादा और आगे युद्ध नहीं करना चाहते थे। तो इसीलिए जब हम देखते हैं जार के द्वारा जब क्रांतिकारियों के ऊपर अटैक करने के लिए, क्रांतिकारियों को कंट्रोल करने के लिए आर्मी को बुलाया, तो आर्मी ने क्रांतिकारियों के ऊपर गोली चलाने से मना कर दिया, और आर्मी ने ही जो वर्कर्स थे उनको ज्वाइन करके एक सोवियत की स्टेब्लिश करते हुए क्रांति की संभावनाओं को पैदा किया। जार का डिसीजन, जार ने सितंबर 1915 में खुद ये डिसीजन लिया कि मैं युद्ध के अंदर अपने देश को लीड करूंगा। तो जब तक युद्ध में जीत हो रही थी तब तक तो जार की वाहवाही हो रही थी, और जैसे ही युद्ध के अंदर हार होने लगी तो सबसे पहला ब्लेम किसको आता है? सबसे पहला ब्लेम युद्ध नायक को आता है, सेनापति को आता है। अब देश की आर्मी को लीड कौन कर रहा है? जार साहब लीड कर रहे हैं। तो अच्छा होता यदि वो अपने किसी लीडर, किसी और व्यक्ति को यदि वहां पे युद्ध के अंदर भेजते तो उस व्यक्ति को वो पद से हटाकर चीजों को कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन यहाँ तो राजा साहब खुद ही सेनापति बन गए। तो जैसे ही युद्ध में हार होने लगी तो जार साहब की जो पॉपुलैरिटी थी वो भी डाउन हो गई। दूसरी साइड में जार साहब हैं वो तो युद्ध के अंदर लगे हुए थे, इधर पीछे से उनकी वाइफ जरीना और उसका जो सलाहकार रासपुतीन था वो ऐसी हरकतें कर रहा था जिससे कि जो राजा की जो बची खुची इज्जत थी वो भी मिट्टी के अंदर आ गई थी। मिडिल क्लास था वो इस गवर्नमेंट को एक इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट मानता था कि ये गवर्नमेंट इतने बड़े युद्ध के अंदर देश को लीड करने लायक नहीं है। तो इसलिए उसकी तरफ से भी लगातार एक डिमांड आ रही थी कि एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को चूज किया जाना चाहिए ताकि देश को युद्ध में होने वाली हार से बचाया जा सके। अब युद्ध, इतना लंबा युद्ध लड़ा जा रहा है तो उसके आपके देश के ऊपर इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतें बढ़ती जा रही थी, लोगों के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट है वो ग्रोथ कर रहा था, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, महंगाई बढ़ रही थी। तो इन सब चीजों से चारों तरफ वर्कर्स भी सेटिस्फाइड नहीं थे, पीजेंट्री क्लास भी सेटिस्फाइड नहीं थी, सोल्जर्स भी हार के कारण सेटिस्फाइड नहीं थे। तो इन सब का इम्पेक्ट आप देखने को मिलेगा आपको। पीजेंट्स हैं, पीजेंट्री क्लास दूसरी चीजों से दुखी थी कि युद्ध के अंदर उनके बेटों को रिक्रूट किया गया था, तो उनके घर के मेंबर्स हैं वो मारे जा रहे थे। तो इसलिए पीजेंट्री क्लास पहले से ही दुखी थी, और यहाँ पे युद्ध के कारण उनका दुख और बढ़ गया था। तो इन सब सारी कंडीशंस के आप देखोगे कि 1916 के एंड तक आते आते जार इतना अलोकप्रिय हो चुका था कि रशिया में अब उसे कोई भी पसंद नहीं कर रहा था, कोई भी उसे सपोर्ट करने को तैयार नहीं था। और इन्हीं सब चीजों के कारण फरवरी 1917 का रेवोल्यूशन होता है, फरवरी 1917 की क्रांति होती है। तो इस क्रांति के बाद के जो इंसिडेंट हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।